जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम गणित पेडागोजी के अध्याय 7 के बारे में पढ़ेंगे, जिसका नाम है गणित शिक्षण में त्रुटि विश्लेषण। इंग्लिश में जिसका नाम मिलता है एरर एनालिसिस इन टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण अध्याय है। इससे 5 प्रश्न अधिकतम पिछली परीक्षा में अभी तक पूछते आए हैं। हो सकता है आपकी परीक्षा में भी इसी एक अध्याय से 5 प्रश्न पूछ सकते हैं। तो इस अध्याय को आप बहुत ही अच्छे से समझिए और इसके अभ्यास प्रश्नों को आप जरूर लगाइएगा। जैसे ये अध्याय हमारा कंप्लीट होता है, इसकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पर डाल देता हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। दोस्तों चूंकि अध्याय काफ़ी बड़ा है इसलिए इसको हम 2 पार्ट में पढ़ेंगे। पार्ट 1 आज की वीडियो हो गई और पार्ट 2 और जरूर आएगा। तो पार्ट 2 इसके बाद इसी अध्याय को लेकर आएगा, तो उसको भी आप जरूर देखिएगा। दोस्तों मैं चाहता तो एक ही वीडियो में इसको कवर कर सकते थे, लेकिन एक वीडियो में चूँकि इसके बहुत सारे टॉपिक हैं, वो सारे एक वीडियो में कवर करना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, इसलिए हम इसको 2 पार्ट में कवर करेंगे। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं वीडियो के। जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए बता दूं कि गणित पेडागोजी के 6 अध्याय कंप्लीट पढ़ चुके हैं और हम गणित विषय को और हिंदी विषय को भी कंप्लीट पढ़ चुके हैं। उन सभी के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से जाकर आप पढ़ सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इस अध्याय का नाम अच्छे समझ जाएंगे तो आपको सारी कहानी अच्छे से समझ आ जाएगी। इस वीडियो के लास्ट में यानी कि पार्ट 2 के लास्ट में कुछ अभ्यास प्रश्नों को भी सॉल्व कराऊंगा, और जैसे ही हमारा अध्याय कंप्लीट हो जाएगा 7, तो इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम पर डालता हूँ, वहाँ से आप ऑब्जेक्टिव की प्रश्न जो है उनका अभ्यास जरूर कर लेना। देखिए हम इसका नाम डिस्कस कर रहे थे गणित शिक्षण में त्रुटि विश्लेषण, यानी कि जो गणित की शिक्षा होती है उसमें त्रुटि विश्लेषण क्या होती है उसी के बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। एरर एनालिसिस इन टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स, यानी कि जो गणित की शिक्षा होती है उसमें किस प्रकार की एरर यानी कि त्रुटि होती है, उनको इस चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले। इससे किस प्रकार का परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है वो सारी बातें इसमें हम जानेंगे। ठीक है, ध्यान से समझिए। पहली हेडिंग है हमारी यहाँ पे गणितीय शिक्षण में होने वाली त्रुटियों के कारण, यानी कि जो गणित विषय होता है इसके शिक्षण यानी कि टीचिंग में क्या क्या त्रुटियाँ यानी कि एरर होती हैं, इसके क्या क्या कारण में हो सकते हैं, वो हम पॉइंट टू पॉइंट जानेंगे। कुछ आवश्यक पॉइंट होगा उसके बारे में हम और अधिक डिस्कस करेंगे। बाकी परीक्षा में जो डायरेक्ट प्रश्न पूछते हैं वो यहाँ पे मैंने पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करने वाला हूँ, तो ध्यान से देखिएगा वीडियो को। सबसे पहला जो गणितीय शिक्षण में होने वाली त्रुटि का मेन कारण होता है वो होता है शुद्धता का होना अनिवार्य है। यानी कि यदि आपके जो गणितीय शिक्षण है उसमें यदि शुद्धता नहीं होगी तो जो गणितीय शिक्षण है उसमें त्रुटि यानी कि एरर हमेशा होगी। शुद्धता का होना अनिवार्य यानी कि कोई आपने फॉर्मूला बताया जैसे कि a+b का होल स्क्वायर, इससे समझिएगा a² + b² + 2ab, इसका सही फॉर्मूला इसी प्रकार से होगा। यदि टीचर ने गलती से इसके फॉर्मूले में a² माइनस प्लस के माइनस बता दिया तो हमेशा इसमें क्या होगी, अशुद्धि होगी। बच्चा जब भी सॉल्व करेगा इसका प्रश्न तो हमेशा उसका गलत आंसर आएगा। तो कहने का मतलब वही है कि जो गणितीय शिक्षण है यानी गणित का टीचर है उसको गणित पढ़ाते समय हमेशा शुद्धता का ध्यान रखना होगा। तो इसमें शुद्धता का होना अनिवार्य है। मैथ की जो शिक्षा होती है उसमें शुद्धता का होना अनिवार्य है। ठीक है, हमने पॉइंट टू पॉइंट फैक्ट इसमें डिस्कस कर लिया। अगला देखिए, बालकों में तत्परता तथा एकाग्रता का अभाव होना, यानी कि त्रुटि देख रहे हैं हम गणितीय शिक्षण में होने वाली त्रुटियों के कारण, यानी कि रीजन फाइंड आउट कर रहे हैं। तो इसी के अनुसार हमने यहाँ पर पॉइंट लिखे हैं, तो ध्यान से समझना। बालक क्या होते हैं, कभी कभी जो मैथ विषय होता है उसको पढ़ने के लिए उत्सुक नहीं होते यानी कि तत्पर नहीं होते, और उनमें एकाग्रता यानी कॉन्सेंट्रेट जो होती है उसकी उनमें अभाव यानी कमी होती है। उस कारण से भी वो मैथ सीखने के लिए इच्छुक नहीं होते, यानी कि वो उनमें त्रुटि होती है। जैसे कि मैं अभी आपके लिए जो विषय पढ़ा रहा हूँ पेडागोजी है ना, यदि उसके लिए आप तत्पर नहीं हो, पढ़ने के लिए एकाग्र नहीं है, तो आप इस विषय को बहुत अच्छे से नहीं पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब वही है, तो वो एक त्रुटि होती है। अगला देखिए, बालकों का गणित के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण का होना, जैसे कि पिछली वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं इसको। कुछ बच्चों का दृष्टिकोण ही ऐसा होता है कि मैथ्स को पढ़ने से हमारा क्या होगा, हमें ना इंजीनियर बनना है ना भविष्य में इस प्रकार से गणित का ज़्यादा उपयोग करना है, तो हम गणित विषय को क्यों पढ़ें। तो इस प्रकार से उनकी नेगेटिव जो थिंकिंग होती है वो भी कहीं ना कहीं एक गणित की जो टीचिंग होती है उसमें एक त्रुटि का मेन रीज़न हो सकता है। ठीक है, अगला देखिए, बालकों में कल्पना तथा स्मरण शक्ति का अभाव। कल्पना यानी कि जो एक जिसको क्या कहते हैं, कल्पना को आप याद नहीं आ रहा मुझे इंग्लिश इसका वर्ड, आप नीचे कमेंट्स में बताइएगा, जिसको अच्छा ही वर्ड है। ठीक है, स्मरण यानी कि जो याद करने की, बालकों में कल्पना तथा स्मरण शक्ति का अभाव।
ठीक है। इसमें बच्चों में क्या होता है, कभी कभी इस तरह की जो शक्ति होती है इमेजिंग, ठीक है, कल्पना को इमेजिंग कहते हैं, बालकों में इमेजिंग और स्मरण याद करने की शक्ति का अभाव होता है। तो बच्चे क्या होते हैं जो गणित विषय उसको सीखने में बहुत सारी त्रुटियां करते हैं, ठीक है। अगला देखिए पॉइंट, इन पॉइंटों को आप अच्छे से याद रखिए, इनसे ही डायरेक्ट प्रश्न बनते हैं। और जब थ्योरी क्लास कंप्लीट हो जाती है, इसके प्रैक्टिस सेट की पीडीएफ में डालता हूँ टेलीग्राम पर, उन एमसीक्यूज को आप लगाएंगे तो आपको थ्योरी क्लास का 100% बेनिफिट इसके बाद ही मिलेगा, ठीक है। क्योंकि आपको एग्जाम में परफॉर्म ऑब्जेक्टिव के रूप में करना है, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन को छांटना है, इसलिए थ्योरी को आप समझ लीजिए, इससे आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं और ऑब्जेक्टिव आप लगा लेते हैं तो आपकी जो क्लास है उसका 100% आउटपुट आपके लिए निकल जाता है। अगला पॉइंट है गणितीय शिक्षण में त्रुटियों के कारण में कि बालकों में गणित के प्रति जागरूकता का अभाव होता है तथा दिए गए कार्य को समय पर पूरा न करने की एक समस्या होती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि आपने भी स्कूल में एक तो जागरूकता का अभाव रहा होगा कि गणित पढ़ने से क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं भविष्य में लेकर, और दूसरा कि टीचर ने आपको गणित का होमवर्क दिया होगा तो आपने हो सकता है समय पर न किया होगा, तो ये भी एक समस्या ही होती है, प्रॉब्लम होती है गणित न सीखने की, ठीक है। यानी कि गणित के शिक्षण में एक त्रुटि का, यानी कि त्रुटि मतलब ना सीख पाने की एक समस्या, प्रॉब्लम का कारण एक ये भी है। अगला देखिए, गणित शिक्षण में बालकों में आत्मनिर्भरता का भी अभाव रहता है, आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता भी हम यहाँ पे ले सकते हैं। देखिए जो गणित शिक्षण है उसमें एक टीचर का भी और बालकों का दोनों में भी सेल्फ कॉन्फिडेंस का होना हो काफ़ी ज़रूरी है। जब उसका अभाव होगा तो टीचर भी उतने कॉन्फिडेंस से गणित विषय को नहीं पढ़ा पाएगा और उतना ही कॉन्फिडेंस से बच्चा भी उसको नहीं सीख पाएगा। चूँकि आप अभी पढ़ रहे हैं तो आप में गणित विषय के प्रति कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम इसको सीख सकते हैं, तभी आप गैस को अच्छे सीख पाएंगे। और चूँकि जो टीचर पढ़ा रहा है उसमें भी कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं बच्चों को गणित सिखा सकता हूँ, तभी वो उसको सिखा सकता है। इसी प्रकार से प्रश्न यहाँ पे पूछे जाएंगे, ठीक है। जब इसके हम अभ्यास प्रश्नों को देखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा इससे कैसे प्रश्न पूछते हैं। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि जो पीडीएफ है उससे ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को आप जरूर लगाइएगा। चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। चलिए कुछ और कारण है गणितीय शिक्षण में त्रुटियों के, तो उनको देखते हैं यहाँ पे हम। देखिए अगला पॉइंट है कि भाग देने में तथा गुणा करने में हासिल का गलत और सही प्रयोग न कर पाना। बच्चे क्या होते हैं कभी कभी जो भाग देने में जो गुणा करने में हासिल आती है उसका गलत और सही प्रयोग नहीं कर पाने के कारण जो गणितीय शिक्षा होती है उसमें जो त्रुटि आती है उसका एक रीज़न ये भी होता है कि वो बच्चों को हासिल का सही और गलत प्रयोग नहीं आता है, क्योंकि उन्हें प्राइमरी जो टीचर होता है उसने उनको सही से इनके बेसिक शिक्षा नहीं दी होती है, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, गणित में प्रयोग होने वाले चिन्हों का गलत प्रयोग करना, यानी कि जो गणित में मैथमेटिकल्स जो साइन होते हैं उनका गलत प्रयोग करना, ये भी एक मैथमेटिकल टीचिंग होती है इसकी एक त्रुटि, यानी कि टीचिंग में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी आती है, जैसे कि प्लस माइनस है ना, गुणा भाग। जैसे कि आपने देखा होगा, आपको भी समस्या हो सकती है माइनस इंटू माइनस क्या होगा। देखिए अभी आप सोचिए 1 मिनट, माइनस इंटू माइनस क्या आएगा यहाँ पे, माइनस इंटू माइनस इक्वल क्या लिख दूँ मैं यहाँ पे, क्या माइनस लिख दूँ, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है। अब बताइएगा कमेंट्स में किस किस बच्चे ने माइनस इंटू माइनस सोचा था, इसमें शर्म की कोई बात नहीं है। तो इस प्रकार के जो साइन है गणित के, उन चिन्हों का बहुत से बच्चों को क्या सही पता नहीं होता, तो ये भी गणित शिक्षण की सबसे बड़ी त्रुटि होती है। अच्छा दोस्तों, मुझे यहाँ पे याद आ गया, बहुत ही बेसिक चीज़ है ना। यदि आपका इस प्रकार से बेसिक बहुत ज़्यादा कमज़ोर है गणित में, तो मैंने बेसिक मैथ्स की वीडियो बनाई है, बिल्कुल एकदम कमज़ोर से कमज़ोर छात्र उन वीडियोज़ को देखकर गणित को सीख सकता है। सो शायद 5 से 6 वीडियोज़ होंगी, तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो वहाँ से पहले उन वीडियोज़ को देख लें। इसके बाद शिक्षक वर्ग 3 का गणित पढ़ना प्रारंभ करें, तो आपको गारंटी देता हूँ काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है, ठीक है। तो 5 से 6 वीडियो है, तो आप 1 से 1.5 घंटे में उन वीडियो को एक साथ ही पूरी देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ मत भूल जाना कि क्या पढ़ रहे हैं हम, गणितीय शिक्षण में होने वाली त्रुटियों के कारण देख रहे हैं। अगला कारण क्या है कि बालकों द्वारा गणित शिक्षण के दौरान जो श्याम पढ़ यानी कि बोर्ड होता है अथवा अभ्यास पुस्तकें होती हैं, उनमें सही अंक तथा संख्या न लिख पाना। बहुत सारी बच्चों की समस्या होती है, जो प्राइमरी स्कूल में बच्चों की समस्या है कि बोर्ड पर जो कुछ लिखा है अथवा उनकी बुकों में जो कुछ लिखा है उनमें सही अंक और संख्या ना लिख पाने से। बोर्ड पर लिखा है 3,
तो बच्चे उसको 3 न लिख पाकर इस प्रकार से लिख रहे हैं, या फिर आपने देखा होगा कभी कभी है ना, लिखा है बोर्ड पर 9, तो बच्चे इस प्रकार से हो सकता है उसको इस प्रकार से लिख दें, यानी कि सही सही अंक वो ना लिख पाते हैं। शिक्षक का काम होता है कि उनको चेक करना और देख कर कि कौन सा बच्चा क्या गलती कर रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो गणितीय शिक्षण है उसमें त्रुटियों के मोटे मोटे रीज़न होते हैं। इन्हीं से प्रश्न पूछा जा सकता है कि गणित शिक्षण में कौन सा एक रीज़न हो सकता है। तो ये सारे हमने डिस्कस कर लिए। ठीक है दोस्तों, इनसे प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं तो मैंने आपको वीडियो में दोहरा दिया, प्रैक्टिस सेट में आपको मालूम चल जाएगा। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी गणित शिक्षण में शुद्धता विकसित करने के उपाय। अब जो गणित की टीचिंग होती है उसमें शुद्धता डेवलप करने के क्या उपाय हो सकते हैं वो हम इसमें हेडिंग के अंदर जानेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखा भी है कि बालकों का गणित के प्रति एक तो सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने, यानी सकारात्मक यानी पॉजिटिव थिंकिंग डेवलप करने तथा गणित को रुचिकर यानी कि इंटरेस्ट बनाने के लिए गणित शिक्षण में शुद्धता का होना अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, शुद्धता यानी कि उसमें एक्यूरेसी यानी कि 100% उसमें जो भी किया उसमें शुद्धता होना चाहिए। जैसे कि 2 + 2 हमेशा 4 ही होता है, तो ये शुद्धता होना ही चाहिए, यानी कि दुनिया में कोई भी 2 धन 2 करे तो 4 आएगा, ये कैसा शुद्धता होनी चाहिए इस प्रकार से ना, तो ये अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, अब चूंकि गणित शिक्षण में शुद्धता कैसे विकसित कर सकते हैं, उसके क्या उपाय हो सकते हैं, वो कुछ महत्वपूर्ण उपाय हैं, तो वो यहाँ पर हम पॉइंट टू पॉइंट इनको जानने की कोशिश करते हैं। चूंकि परीक्षा में ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है कि क्या उपाय हो सकते हैं, तो उपाय वो यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं। कुछ महत्वपूर्ण उपाय हैं। तो पहला उपाय देखिए यहाँ पे, छात्रों को गणित में सही गणना कार्य करने पर प्रोत्साहित करना, यानी कि जब बच्चे गणित में गणना कर रहे हों तो जब वो सही गणना करें तो उन्हें प्रोत्साहित यानी कि उन्हें मोटिवेट करें, शाबाशी दें। शिक्षक का काम होता है जैसे कि बच्चे गिनती 1 2 3 4 5 इस प्रकार से सही काउंट कर रहे हैं तो उन्हें प्रोत्साहित करें। ठीक है, उन्हें मोटिवेट करें, शाबाशी दें या कोई उन्हें पुरस्कार दें ना, तो बच्चे मोटिवेट होकर, अभी तक हो सकता है उसने 10 तक गिनती सुनाई, अगली बार 21 22 23 इस प्रकार सुना, या उसने 10 तक पहाड़े सुना दिए तो अगली बार हो सकता है वो 11 और 12 का पहाड़ा घर से याद करके आए, क्योंकि उसे शिक्षक ने क्या कर दिया, 2 रुपये का उसे एक पेन दे दिया, पुरस्कार कर दिया। तो छात्रों को गणित में सही गणना करने पर उसे हमेशा प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है, क्या हो गया, शुद्धता लाने का एक सही उपाय हो गया। शिक्षक को ये सारी बातें मालूम होना चाहिए। गणित पेडागोजी इसलिए पढ़ाई जाती है कि जो शिक्षक बनने वाला है उसे उस विषय का सही ज्ञान होना चाहिए कि वो उस विषय को पढ़ाए तो वो किस तरीके से पढ़ाकर बच्चों का सही विकास कर सके। ठीक है, तो चूंकि आप शिक्षक बनने वाले हैं तो आपको पेडागोजी पढ़ना एक तो परीक्षा की दृष्टि से, दूसरा सेल्फ जो नॉलेज है उसकी दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला पॉइंट देखिए, कुछ महत्वपूर्ण और उपाय में छात्रों में उत्तरों की जांच करने की आदत का विकास करना चाहिए। क्योंकि जैसे कि बच्चे ने सवाल को सॉल्व किया है तो बच्चों में सेल्फ उसको चेक करने की जो हैबिट है उसको डेवलप कर देना चाहिए कि बच्चा सेल्फ उसको चेक करके सेटिस्फाई हो सके कि उसने जो भी सवाल सॉल्व किया है, गिनती पहाड़े लिखे हैं तो उसने सही किया है गलत किया है, तो बच्चा सेल्फ चेक करना सीख जाएगा तो बच्चे को खुद पता रहेगा कि मैंने उसे सही किया है गलत किया है, तो बच्चा खुद उसमें अपने आप शुद्धता लाने की कोशिश करने लगेगा। ठीक है, कुछ और उसके उपाय हैं वो हम आगे देखते हैं। देखिए सेकेंड पॉइंट क्या है यहाँ पे, गणित शिक्षण में शुद्धता विकसित करने के उपाय में कि जो श्यामपट्ट है या पाठ्य पुस्तक में से सही सही अंक उतारने या लिखने की योग्यता विकसित करनी चाहिए। यानी जो शिक्षक है उसके लिए क्या करना चाहिए, जो बोर्ड है श्यामपट्ट यानी कि बोर्ड, चूँकि हिंदी में से श्यामपट्ट बोलते हैं, और पाठ्य पुस्तक में से जो बच्चे उनको सही सही जो अंक है उनको उतारने या फिर जिसको बोलते हैं लिखने की योग्यता बच्चों में विकसित यानी कि डेवलप करनी चाहिए। जो बच्चा है वो बोर्ड से सही सही अंक है उसको उतार कर लिखे अपनी कॉपी में। जैसे कि यहाँ पर 2 + 3 = 5 लिखा है तो बच्चा 2 धन 3 = 5 ही लिखे। बच्चे जो शिक्षक उसका काम होता है कि बच्चों की कॉपी में भी एक बार सही से चेक करना। ठीक है, अगला पॉइंट है कि गणित की समस्याओं को हल करने से पहले उस समस्या को समझने तथा विश्लेषित करने की आदत का विकास करना। जो बच्चा है उसके लिए गणित के शिक्षक का एक काम होता है कि गणित की समस्याओं को हल करने से पहले बच्चे को क्या सिखाए कि समस्या को पहले वो समझे, समस्या है क्या, सवाल है क्या, और उसे विश्लेषण करे यानी कि उसका एनालिसिस करने की आदत
आदत डालने की उसे हैबिट बना दे, समस्या को समझे, ठीक है, और उसे एनालिसिस करे, विश्लेषण करने की एक हैबिट बना दे। इस प्रकार की उसमें क्या करे, एक विकास है, यानी कि उसमें अच्छी हैबिट डेवलप करना चाहिए, किसको, शिक्षक को, तभी वो गणित शिक्षण में जो शुद्धता है उसको डेवलप कर पाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, यदि कोई छात्र शीघ्रता से कार्य करने के कारण अधिक अशुद्धियां करता है। आपने देखा होगा स्कूल समय में, आपके भी स्कूल में या जो भी जहाँ पर भी कॉलेज में, स्कूल समय की बात बता रहा हूँ, बहुत सारे छात्र ऐसे होते होंगे जो बहुत जल्दी तेज़ी से सॉल्व करके सर को बताते होंगे, कोई भी सवाल देते होंगे। तो ऐसा यदि होता है, जैसे आप शिक्षक बनते हैं, जब आपके साथ ऐसा होता है, कोई छात्र शीघ्रता से कार्य करने के कारण अधिक अशुद्धियाँ करता है, ठीक है, यदि अशुद्धि नहीं करता तो वेरी गुड, लेकिन वो क्या करता है, दूसरे बच्चों से कंपेयर करता है कि मैं बहुत जल्दी से तेज़ी से कार्य करूँ और शिक्षक को बता दूँ, शिक्षक खुश हो जाएंगे, लेकिन वो तेज़ी से कार्य करने के चक्कर में बहुत सारी अशुद्धि मिस्टेक करता है। तो उसे धीमी गति से कार्य करने की सलाह देनी चाहिए। ठीक है, कि इतनी तेज़ी से करने की आवश्यकता नहीं है, आप धीमी गति से कार्य करें, लेकिन अशुद्धियाँ करने से बचें। मेन क्या है कि आप मिस्टेक ना करें। ठीक है, इसी प्रकार से एग्जाम में आप, जैसे कि आपको 2.5 घंटे का समय मिलता है, आप बहुत स्पीड से काम ना करें, लेकिन बहुत ज़्यादा स्लो भी ना करें। वो उसको लेकर मैंने वीडियो में डिस्कस भी किया है, मैं आगे भी आपसे और डिस्कस करता रहूँगा। ठीक है, क्या करें, आप बिल्कुल सही करें, मिस्टेक ना करें। ठीक है, गणित में शुद्धता से कार्य करने के लिए अभ्यास कार्य पर विशेष बल देना चाहिए। देख, गणित में आप जो शुद्धता है, मिस्टेक से बचना है, तो आपको अभ्यास कार्य यानी कि प्रैक्टिस पर विशेष बल देना होगा। ठीक है, चूंकि आप गणित पेडागोजी पढ़ रहे हैं, तो गणित पढ़ने के तरीके भी आप ऑटोमेटिकली सीख रहे हैं, चूंकि प्रश्न भी यहाँ से बनेंगे और साथ में आप बहुत ज़्यादा इसका बेनिफिट ले पा रहे होंगे। ठीक है, चूंकि मैंने गणित विषय को कंप्लीट पढ़ा है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डली है, समथिंग 33 वीडियो हमारी गणित की डली है, सिलेबस के अनुसार मैंने कंप्लीट पढ़ाया है। चूँकि बहुत से बच्चे पूछते हैं सर इससे हमारा कंप्लीट हो जाए क्या। देखिए भाइयों बहनों दोस्तों, क्या है कि सिलेबस में हमारा जो भी सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग जो जो टॉपिक है मैंने कंप्लीट बहुत अच्छे से पढ़ाने की कोशिश की है, और आप ही लोग कमेंट्स करके बताते हो कि सर आपने बहुत अच्छा पढ़ाया है। ठीक है, आप ही लोग ऐसा कमेंट्स करके बताते हो। अब जो मैंने पढ़ा दिया, सिलेबस में जो दिया मैंने उसके अनुसार बहुत अच्छे पढ़ाया, अपने साइड से और एफर्ट लगाने की कोशिश की है। ठीक है, अब मैं उसमें मैं या आप ऐसा नहीं कह सकते कि जी वीडियो आपके लिए बिल्कुल रामबाण इलाज सब कुछ है। बाकी जो अभ्यास कार्य है, प्रैक्टिस, वो आप ही के लिए करना होगी। ठीक है, क्या प्रैक्टिस आपको करना होगी, विदाउट प्रैक्टिस आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। ऐसा पहला टीचर शायद हो सकता है मैं ही हूँ, या और भी कोई टीचर होगा, तो वो टीचर आपका भला चाहता होगा, जो प्रैक्टिस बार बार कहता होगा। ठीक है, कुल मिलाकर बात यह है कि मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाने की कोशिश की है, और आप अपने से और एफर्ट लगा पाएँ तो और अच्छी बात है। ठीक है, लेकिन मैंने कंप्लीट पढ़ाया हुआ है, प्रैक्टिस ज़रूर लगाना। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि वीडियो लंबी ना हो इसलिए हम ज़्यादा बातचीत यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। चलिए, गणित शिक्षण की जो विधियाँ हैं, मोस्ट IMP, अब यहाँ से इस वीडियो का महत्व और ज़्यादा बढ़ जाता है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं, और बच्चे गणित पेडागोजी में यहीं पे गलती करते हैं। मैं फिर से यहाँ पे बता देता हूँ, मोस्ट IMP। यहाँ तक वीडियो में पहुँच गए हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल यहाँ से देखना, और थोड़ा सा फोकस से स्टार्ट कर दीजिए। गणित शिक्षण की विधियाँ मोस्ट IMP, ऐसा कोई नहीं बताएगा, मैं बता रहा हूँ। गणित शिक्षण की विधियाँ, इनसे हो सकता है बिल्कुल डायरेक्ट प्रश्न जरूर से जरूर पूछा जाएगा। चूँकि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था 5 क्वेश्चन अभी तक हाईएस्ट इस एक ही चैप्टर से पूछते हुए आए हैं। तो गणित शिक्षण की जो विधि है बहुत ही काम की है, इनसे प्रश्न जरूर पूछा जाता है। चलिए हम बढ़ते हैं, इनका क्या उपयोग है पहले देख लीजिए। गणित शिक्षण में सीखने और सिखाने के कार्य को सुगम बनाने के लिए, यानी सुगम यानी कि सरल बनाने के लिए शिक्षण विधियों का प्रयोग अत्यंत आवश्यक होता है। देखिए, जो शिक्षण विधियाँ हैं इनका कार्य क्या होता है, जो गणित का शिक्षण दिया जाता है, टीचिंग दी जाती है, तो गणित सिखाने में, और देखिए एक तो जो गणित सीखना होता है, ठीक है, यानी छात्र और शिक्षक दोनों के लिए जो गणित की विधियाँ हैं उनका प्रयोग अत्यंत आवश्यक होता है। ठीक है, अब गणित शिक्षण की कुछ प्रमुख विधियाँ हैं, उनके बारे में हम वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिनसे परीक्षा में प्रश्न डायरेक्ट पूछा जाएगा। तो कौन कौन सी विधियाँ होंगी वो वीडियो के हम आगे देखते हैं। चलिए, जो पहली विधि है गणित शिक्षण की मोस्ट IMP आगमन विधि, ध्यान से समझिएगा। यदि यहाँ से आप अच्छे से नहीं समझते तो हो सकता है जो गणित शिक्षण की विधि है वो आपको समझ भी
ना आए। मैंने इसमें बहुत सारे की पॉइंट भी लिखे हैं और बहुत सारा डेटा यहाँ पे मैंने नहीं भी लिखा है। चूँकि नहीं लिखा है वो मैं आपको यहाँ पे ओरली समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। ध्यान से समझना यहाँ से प्रश्न कैसा पूछा जाता है और कई सारे प्रश्न इससे बनते हैं, वो सारे मैं यहाँ पे समझाने वाला हूँ। आगमन विधि, ठीक है, इसको समझना। इस विधि में क्या होता है इसकी पहले पूरी कहानी समझ लेना, इसके गुण भी जानेंगे, इसके दोष भी जानेंगे, ठीक है। और कौन से जो महोदय हैं उनने क्या कहा है इसके बारे में वो भी हम इसमें जानेंगे। आगमन विधि पहली विधि है, इसका नंबर 1 दे दिया, गणित शिक्षण की विधि, ठीक है। आगमन विधि, इस विधि में विशेष तथ्यों या उदाहरणों की सहायता से सामान्य नियमों का निष्कासन छात्रों से करवाया जाता है। ध्यान से फिर से सुनना, नहीं तो समझ नहीं आएगा, इसके प्रश्न नहीं बना पाएंगे। इस विधि में विशेष तथ्यों या उदाहरणों की सहायता से सामान्य नियमों या निष्कासन छात्रों से कराया जाता है, ठीक है। यानी कि इसमें क्या होता है, इस विधि में बहुत सारे विशेष तथ्य दे दिए जाते हैं या उदाहरण, बहुत सारे उदाहरण दे दिए जाते हैं बच्चों से, और उनके सहायता से बच्चों से एक सामान्य नियम बनवाए जाते हैं, ठीक है। जैसे बच्चों के सामने बहुत सारे तथ्य रख दिए या फिर बहुत सारे उदाहरण उनके सामने से रख दिए। अब बच्चों से कहा गया या शिक्षक के द्वारा, शिक्षक या बच्चे कोई भी कर सकता है ऐसे ना, या तो शिक्षक उन विशेष तथ्यों या उदाहरण के माध्यम से एक नियम बना सकते हैं, या फिर बच्चों से कहा सकता है कि ये विशेष तथ्य हैं या नियम उदाहरण है, इनके माध्यम से एक निष्कर्ष निकालो कि इनके द्वारा एक क्या नियम बन रहा है, इस प्रकार से, ठीक है। तो इसको ही हम आगमन विधि कहते हैं। अभी हो सकता है अभी क्लियर समझ नहीं आई हो, तो हम इसको धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर होती जाएगी, ठीक है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे मैंने एक की पॉइंट और लिखा है, इसको समझना, यहाँ से भी प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है। इसमें विशेष से सामान्य की ओर सूत्र का पालन किया जाता है। इतना याद रखेंगे ना, एक प्रश्न यहाँ से परीक्षा में पूछा जाएगा, विशेष से सामान्य की ओर किस विधि में कहा गया है, तो आगमन विधि में कहा गया है, विशेष से सामान्य की ओर। इसको मैंने अंडरलाइन भी कर दिया है, इतना याद रखना, विशेष से सामान्य की ओर किस विधि में कहा गया, आगमन विधि में। जब आप इसके प्रैक्टिस सेट PDF के द्वारा लगाएंगे तो इसमें ऐसा प्रश्न हो सकता है मिलेगा आपके लिए, विशेष से सामान्य की ओर आगमन विधि, डायरेक्ट ही एक प्रश्न बन जाएगा, ठीक है। विशेष यानी कि अभी हमने देखा विशेष तथ्य या उदाहरण से हम एक सामान्य नियम की ओर जाते हैं, इस सूत्र का उपयोग आगमन विधि में किया जाता है, ठीक है। अब इसमें और देखिए, एक लैंडर जो महोदय हैं, लैंडन, देखिए जब भी कोई नाम आ जाए वैज्ञानिक का तो आप थोड़ा सचेत हो जाइए और उसको अच्छे से याद रखिएगा। उन्होंने क्या कहा, 1-2 की पॉइंट याद रखेंगे तब भी आपका काम चल जाएगा, ठीक है। लैंडल जो महोदय, इन्होंने आगमन विधि के विषय में क्या कहा है, ध्यान से सुनिएगा। जब कभी हम बालकों के समक्ष बहुत से तथ्य, उदाहरण या वस्तुएं प्रस्तुत करते हैं और फिर उनसे अपने स्वयं के निष्कर्ष निकलवाने का प्रयास करते हैं, तब हम शिक्षण की आगमन विधि का प्रयोग करते हैं। आई होप इससे आपको समझ में आ गया होगा। जो लैंडल महोदय, इन्होंने आगमन विधि के बारे में ऐसा कहा है, जब हम क्या करते हैं, बालकों या जो बच्चे हैं, छात्र हैं, उनके समक्ष बहुत सारे तथ्य, उदाहरण या फिर वस्तुएं प्रस्तुत करते हैं या उनके समक्ष रखते हैं और फिर हम उनसे कहते हैं कि अपने स्वयं के निष्कर्ष निकालने का प्रयास कीजिए, तब हम शिक्षण की कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं, तब हम आगमन विधि का प्रयोग करते हैं। अब इससे थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा। पॉइंट टू पॉइंट भी मैंने बताया कहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है। अब इसको और क्लियर करना है तो यहाँ से आप समझ लीजिए और क्लियर हो जाएगा। इस विधि में अध्यापक एक गणितीय समस्या को एक विशेष ढंग से हल कर लेता है, ठीक है। आगमन विधि में क्या होता है, अध्यापक एक गणितीय समस्या को एक विशेष ढंग से हल कर लेता है, दूसरी समस्या भी उसी ढंग से हल हो जाती है, ठीक है। इसी प्रकार से तीसरी भी, यानी कि इसमें देखिए अध्यापक हो सकता है या फिर वो छात्र भी हो सकता है, आगमन विधि में कोई भी हो सकता है। इस विधि में अध्यापक या छात्र एक गणितीय समस्या को विशेष ढंग से हल कर लेता है, दूसरी समस्या भी उसी ढंग से हल हो जाती है, चूँकि तीसरी समस्या भी उसी ढंग से हल हो जाती है। अब क्या होता है, जब उसी प्रकार से 2-3 समस्या हल हो गई, अब ढंग विशेष को ही नियम या सूत्र का रूप दे दिया जाता है। चूँकि जब 2-3 समस्या एक ही तरीके से हल हो गई तो उसको एक विशेष नियम या सूत्र दे दिया गया, तो यही हमारी आगमन विधि है। अब आपको अच्छे से आगमन विधि क्लियर हो गई होगी, ठीक है। विशेष से सामान्य की ओर, इसमें एक नियम याद रखना,
डायरेक्ट प्रश्न ऐसे आता है, विशेष से सामान्य की ओर सूत्र का पालन किस विधि में किया जाता है, तो वो आगमन विधि में। बाकी हमने कहानी समझ ही ली यहाँ पे कि बहुत सारे तथ्य, उदाहरण और वस्तुएं प्रस्तुत कर दी जाती है और बच्चों से निष्कर्ष निकालने को कहा जाता है। किस विधि में कहा जाता है, वो आगमन विधि में कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। चलिए अब देखिए यहाँ पे आगमन विधि के कुछ गुण होते हैं और कुछ दोष होते हैं। तो पहले हम इस विधि के कुछ गुण हैं उनको देखते हैं। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है आगमन विधि के क्या गुण होते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला गुण देखिए कि जो गणित शिक्षण है, गणित शिक्षण की आगमन प्रणाली में क्या होता है कि छात्रों को अभ्यास एवं स्वयं प्रयास करने के अवसर प्रदान करती है। देखिए आपने देखा कि बच्चों के सामने बहुत सारे तथ्य और उदाहरण रख दिए जाते हैं, तो बच्चे क्या करते हैं, उनसे बहुत सारे प्रैक्टिस अभ्यास करते हैं और स्वयं के निष्कर्ष निकालने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों को अभ्यास और स्वयं के प्रयास करने के अवसर प्रदान करती है कौन सी, आगमन विधि। तो एक इसका विधि का गुण हो गया। दूसरा गुण इसका क्या हो गया, इस विधि द्वारा प्राप्त किया गया गणित का ज्ञान बालक के मस्तिष्क में सदैव के लिए बैठ जाता है। क्यों बैठ जाता है, क्योंकि बालक स्वयं अपने प्रयास से उसके निष्कर्ष निकालता है, चूंकि बहुत सारे उदाहरण तथ्यों के द्वारा, तो वो ज्ञान बच्चों के मस्तिष्क में सदैव के लिए बैठ जाता है। तो आगमन विधि का एक अच्छा गुण है। अगला देखिए, यह विधि प्रत्यक्ष तथ्यों पर आधारित है, चूंकि उसके सामने प्रत्यक्ष तथ्य होते हैं, इस कारण यह पूर्णतः वैज्ञानिक है। ठीक है, इसको याद रखना। यहाँ से एक पेपर में प्रश्न पूछा गया है कि पूर्णतः वैज्ञानिक विधि कौन सी है, तो कौन सी विधि होगी, आगमन विधि होगी। ठीक है, वैज्ञानिक कौन सी, अवैज्ञानिक कौन सी है, तो इस प्रकार से। तो वैज्ञानिक आपने अभी देख लिया, वैज्ञानिक विधि कौन सी, आगमन विधि है। ठीक है, इसलिए मैं आपसे कहता हूँ प्रैक्टिस सेट के लिए मैं बार बार कह रहा हूँ, तो पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम पर मैं डालता हूँ। चूँकि आज की वीडियो हमारी लंबी जरूर हो गई है, तो मैंने आपसे इसलिए कहा है चैप्टर काफ़ी बड़ा है, तो मैं कुछ भी टॉपिक इसमें छोड़ना नहीं चाहता, इसलिए इसको 2 पार्ट में हम कवर करेंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो इसका पार्ट 2 भी जल्दी आएगा। इसके बाद हमारा लास्ट अध्याय और बचेगा, इसका सीधा हम पर्यावरण विषय को जल्दी ही पढ़ना प्रारंभ करेंगे। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल भी आप चिंता मत कीजिए, अच्छा सा टाइम टेबल बनाइए और रेगुलर पढ़िए, कम पढ़िए लेकिन अच्छा पढ़िए। ठीक है, अगला देखिए, अगला गुण क्या है, इस विधि से छात्रों में आत्मविश्वास की भावना उत्पन्न होती है, यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस की भावना भी जगत कौन सी विधि से होती है, आगमन विधि से होती है। इनको ध्यान रखना, गुण। ठीक है, अब इस विधि के हम दोष भी देख लेते हैं। हर विधि का अपना एक गुण होता है और दोष होता है। चूँकि बच्चों को आगमन विधि से, देखिए शिक्षक के लिए जो सारी विधियां हैं, इन विधि से क्या होता है, शिक्षक को पढ़ाने के कुछ गुण होते हैं, तो कुछ क्या होते हैं, दोष होते हैं। ठीक है, तो गुण अभी हमने देख ली इस विधि के, अब दोष और देख लीजिए। ठीक है, तो दोष देखिए, दोष क्या हो गया आगमन विधि के, यह प्रणाली अत्यंत धीमी है। यह प्रणाली कैसी है, धीमी है। धीमी क्यों है, आपने देखा बच्चों के सामने बहुत सारे तथ्य उदाहरण रख दिए जाएंगे, तो बच्चों को क्या बहुत सारे अधिक समय लगेगा, तो अधिक समय लगने के कारण ये प्रणाली धीमी है। तो धीमी है तो प्रणाली का एक दोष हो गया। दूसरा इसका दोष क्या हो गया, यह विधि सभी बालकों के लिए उपयोगी नहीं है। सभी बालकों के लिए उपयोग क्यों नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि शिक्षक के लिए मालूम होना चाहिए कि बच्चों जो कक्षा है उसमें कुछ प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं, कुछ सामान्य बुद्धि के होते हैं, कुछ कम बुद्धि के बालक होते हैं। चूँकि बच्चों के सामने तथ्य देकर, उदाहरण देकर उनसे निष्कर्ष सिर्फ प्रतिभाशाली विद्यार्थी ही निकाल सकते हैं, यानी कि आगमन विधि सिर्फ प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए उपयोगी होगी, बाकी अन्य विद्यार्थियों के लिए उपयोगी नहीं होगी। इसलिए इसका एक दोष हो गया। इस विधि के फलस्वरूप कभी कभी छात्र गलत निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, इसका उत्तर तो मालूम होता नहीं है, तथ्य और उदाहरण दिए होते हैं और वो अपना एक निष्कर्ष निकालते हो सकता है बच्चों ने एक तरीके से गलत निकाला, दूसरे से भी गलत, उसी तरीके से गलत निष्कर्ष, तीसरे से भी गलत निष्कर्ष। जब गलत निष्कर्ष निकाला उसका कोई चेक करने वाला सही नहीं है, तो वो गलत निष्कर्ष पर पहुंच जाएंगे और चूंकि उसी को सही माने, क्योंकि उनका तीनों तरीके से तीनों जो सवाल किए उनका एक ही निष्कर्ष पर पहुंचे हैं, तो कभी कभी फलस्वरूप वो गलत निष्कर्ष पर भी पहुंच जाते हैं। ये इसके दोष हैं। ठीक है, गुण और दोष दोनों को याद रखिए। तो आगमन विधि हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। इसके बाद हम अगली जो विधि है उसको देखते हैं। दोस्तों इन विधियों से परीक्षा में जरूर प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए वीडियो के हम आगे बढ़ते हैं। दूसरी विधि देखिए, निगमन विधि। ठीक है, एक विधि हम देख चुके आगमन विधि, दूसरी विधि है निगमन विधि। देखिए ध्यान से समझिए इसको भी। जब आगमन विधि अच्छे से समझ आ गई है तो निगमन विधि भी आपको बहुत ही अच्छे से और जल्दी समझ आ जाएगी। ठीक है, यह विधि आगमन विधि के विपरीत है। बस एक लाइन समझ ली तो आपको पूरी कहानी ही समझ आ गई। जो निगमन विधि होती है वो आगमन विधि अभी हमने देखी इसकी विपरीत है, यानी कि जस्ट उल्टा होती है। ठीक है,
यानी कि जो जो उसमें आपने आगमन विधि में देखा उसको विपरीत कर देंगे तो निगमन विधि हो जाएगी। लेकिन चूंकि हमें इसका फिर भी थोड़ा सा डिटेल में देख लें ताकि हम परीक्षा में इसके गलत प्रश्न ना सॉल्व कराएं। ठीक है, देखिए इस विधि में पहले क्या होता है, बहुत ही सरल है। इस विधि में पहले परिभाषा, सूत्र, निर्देश आदि को बता दिया जाता है और फिर प्रयोग, निरीक्षण आदि की सहायता से उसे सत्य सिद्ध किया जाता है। जैसे कि आपने जो अभी तक पढ़ते आए हैं, परीक्षा देते आए हैं, आपने क्या किया होगा, जो शिक्षक यानी कि आपको जो पढ़ाते आए आपने क्या परिभाषा, सूत्र, निर्देश आपको पहले ही बता दिए जाते हैं। जैसे कि आपने a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + b², ठीक है, a + b² + 2ab आपको पहले ही बता दिया। अब जब भी आपके सामने ऐसे कि प्रश्न आ गया 2 + 4 का होल स्क्वायर, तो आपको क्या करना है, सिंपल ऐसा फॉर्मूला अप्लाई करना और हल कर देना। तो कहने का मतलब वही है, इस विधि में पहले परिभाषा, सूत्र और निर्देश पहले ही बता दिए जाते हैं और फिर प्रयोग यानी कि जो प्रयोग या फिर निरीक्षक आदि की सहायता से उसे सत्य या सिद्ध कर लिया जाता है। बहुत ही सिंपल है ना। इसमें उल्टा है, उसका आगमन विधि का जस्ट उल्टा है। ठीक है, इसमें पहले ही सब कुछ सूत्र, फॉर्मूले सब पहले बता दिए जाते हैं, बस उसमें मान रखना होता है, आंसर निकालना होता है। आप अभी तक जो भी पढ़ते हुए आए हैं वो निगमन विधि को पढ़ते हुए आए हैं। ठीक है, जो कि अवैज्ञानिक है, जो हम आगे गुण में देखेंगे। इस विधि में अब देखिए पॉइंट, यहाँ से पॉइंट को याद रखना, प्रश्न पूछा जाता है। इस विधि में सामान्य से विशेष, उल्टा, उसमें विशेष से सामान्य था, इसमें प्रश्न पूछा जाता है। ऐसा ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। इस विधि में, निगमन विधि में सामान्य से विशेष की ओर सूत्र का अनुसरण किया जाता है। ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि निगमन विधि में सामान्य से विशेष, ध्यान रखना, दोनों में कंफ्यूज मत हो जाना। यदि अब गलत आंसर लगाया है ना तो फिर आप सोचिएगा। ठीक है, सामान्य से विशेष किस में सूत्र का अनुसरण किया जाता है, निगमन विधि में। दोस्तों मैं अपना पूरा मेहनत और ईमानदारी से एफर्ट लगाता हूं, तो मैं उम्मीद आपसे इसलिए रखता हूं। ठीक है, आगे देखिए निगमन विधि में, इस विधि में शिक्षक छात्रों को सामान्य नियम का सूत्र स्वयं बता देते हैं और उस सूत्र के द्वारा नियम का प्रयोग विशेष समस्या को हल करने के लिए करते हैं। देखिए इस विधि में, जैसे कि स्टार्टिंग में बता चुका हूँ, शिक्षक क्या होता है, छात्रों को सामान्य जो नियम होता है और सूत्र होता है पहले स्वयं बच्चों को बता देते हैं और उस सूत्र के द्वारा नियम का प्रयोग विशेष जो समस्या होती है, यानी कि जो विशेष समस्या यानी कि सवाल होता है, उसको हल करने के लिए बच्चों से कहते हैं। ठीक है, पहले उसका नियम, सूत्र, फॉर्मूला इसको कहते हैं, वो बच्चों को बता देते हैं और फिर जो समस्या यानी कि सवाल है उसको हल करने के लिए कहते हैं। सही होता होगा ना, आपने विलोपन विधि, विस्थापन विधि सब कुछ पढ़ा होगा, ट्रिग्नोमेट्री जो भी पढ़ा होगा, पहले आपको नियम, सूत्र सब बता देते होंगे और फिर कह देते होंगे एक दो सवाल करा के, या बाकी सवाल आप इन्हीं फॉर्मूले, इन्हीं नियम से कर सकते हैं। एक किसमें कहा जाता है, निगमन विधि में। एक प्रश्न सामान्य से विशेष, दूसरा इसमें सूत्र, नियम आदि पहले ही बता दिए जाते हैं। कौन सी विधि में, निगमन विधि में। समझ आ गई। ठीक है, अब चूंकि निगमन विधि के भी कुछ गुण होंगे, कुछ दोष होंगे, तो इनसे भी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देख लीजिए निगमन विधि के क्या गुण होंगे। तो इस विधि के गुण होते हैं कि गणित शिक्षण को अत्यंत सरल बना देती है। ठीक है, जब नियम और सूत्र पहले ही बता देंगे तो जाहिर सी बात है गणित शिक्षण को अत्यंत सरल बना देगी। एक इसका गुण हो गया, बच्चों को ज़्यादा कठिनाई नहीं होती निगमन विधि में। दूसरा है इसका गुण, अंक गणित एवं बीज गणित शिक्षण में विशेष रूप से सहायक होती है। क्योंकि जो अंक गणित होता है और बीज गणित होता है उसमें क्या होता है, विशेषकर फॉर्मूले बेस्ड सवाल होते हैं। सीधे नियम फॉर्मूला बता दिए, उसमें मान रखा और आंसर आ गया। इससे ज़्यादा सरल बच्चों के लिए और क्या चाहिए, है ना। तो इसका एक विशेष गुण हो गया। इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं किया जा सकता। इसमें संदेह क्यों नहीं किया जा सकता, जब सीधा नियम और फॉर्मूले ही बता दिएगा, उसमें आंसर रखा और वैल्यूज़ रखी और आंसर आ गया, तो उसमें क्या संदेह करना। जो परीक्षा में जो चेक करता है आपकी कॉपियाँ 9th 10th में 11th 12th में, जब आपको नियम सही लगाया, फॉर्मूला सही लगाया, उसमें वैल्यू सही रही, आंसर सही आया, तो वो क्या संदेह करेगा कि आपने बीच में कुछ मिस्टेक की होगी। हो सकता है आपने कुछ मिस्टेक गलत कर भी दी हो, लेकिन आंसर सही आया, नियम फॉर्मूले सही लगाया, तो आपको पूरे नंबर दे देता है ना। तो इस प्रकार से इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं किया सकता। ये निगमन विधि के गुण हो गए। ठीक है, चलिए अब इसके हम दोष देख लेते हैं। चूँकि वीडियो लंबी जरूर हो गई है दोस्तों, मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बता दिया था कि चैप्टर काफ़ी बड़ा है और इससे काफ़ी ज़्यादा प्रश्न पूछते आए हैं। तो चलिए वीडियो में थोड़ा सा निगमन विधि के दोष और देखते हैं और इसके बाद हम पार्ट 2 कल की वीडियो में डिस्कस करेंगे बाकी जो और टॉपिक हैं।
चलिए जल्दी से हम निगमन विधि के दोष और देख लेते हैं। जल्दी से निगमन विधि के दोष और देख लेते हैं, फिर इस वीडियो कहीं पे कंप्लीट करते हैं। देखिए निगमन विधि के दोष क्या होंगे कि यह विधि अमनोवैज्ञानिक है। ठीक है, मोस्ट आईएमपी पॉइंट है, चूंकि हमने देख लिया कि जो आगमन विधि थी वो वैज्ञानिक थी और जो निगमन विधि वो अमनोवैज्ञानिक है। आपसे प्रश्न पूछते हैं परीक्षा में, ठीक है, याद रखना। यह विधि छात्रों को रटने की आदत डालती है। चूंकि निगमन विधि आप पढ़ते हुए आए हैं तो आपने रटने की आदत ही हमेशा डेवलप की है। नियम बता दिए, सूत्र बता दिया, उसने आंसर रखा और आंसर निकाल लिए। तो निगमन विधि का दोष क्या हो गया, छात्रों को रटने की आदत डालती है। अगला इसका दोष है छात्र नियमों सूत्रों को बिना समझे ही कंठस्थ करने का प्रयास करते हैं। इसमें छात्र क्या होते हैं, ना तो नियमों को समझते, सूत्रों को समझते और सीधा कंठस्थ करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो एक निगमन विधि का एक दोष हो गया। गुण और दोष दोनों देख लिए। अब दोस्तों इसका सेकंड पार्ट है, उसमें शॉर्ट में बता देता हूँ क्या क्या पढ़ेंगे। चूंकि हम जो जो गणित की शिक्षण विधियाँ हैं उसकी हम 2 विधियाँ आज पढ़ चुके हैं, आगमन और निगमन। कल का जो पार्ट सेकंड है उसमें संश्लेषण विधि पढ़ेंगे, विश्लेषण विधि पढ़ेंगे, अन्वेषण विधि और प्रयोगशाला विधि। ये 6 विधियाँ होती हैं शिक्षण की, गणित शिक्षण की, काफ़ी आईएमपी होती हैं और इनसे प्रश्न काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चूंकि हमारा एक अध्याय और बचा है और पार्ट 2 में हम इस अध्याय को कंप्लीट पढ़ लेंगे। इसके बाद हमारा एक अध्याय और रह जाएगा, उसको हम एक वीडियो में कोशिश करेंगे पढ़ने की और एक में नहीं हो पाएगा, 2 वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, और इसका जैसे ही अध्याय कंप्लीट होगा इसकी मैं PDF नीचे टेलीग्राम पर डाल ही दूंगा। और जो भी अन्य विषय आपको पढ़ना है सभी की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर जाइए, चेक जरूर करिए। और आपने अभी तक गणित विषय, हिंदी विषय और अन्य जो भी है नहीं पढ़ा है तो उन सभी को पढ़ लीजिए। एक चीज़ और, हिंदी व्याकरण मैंने शॉर्ट वीडियोज़ भी पढ़ा, शॉर्ट वीडियोज़ के माध्यम से भी पढ़ा है। 1-1 मिनट की वीडियोज़ हैं जो काफ़ी शॉर्ट हैं, उनसे भी पढ़ा है। तो वो आपके लिए रिविज़न पर्पज़ से भी काफ़ी हेल्पफुल होंगी और वैसे भी आप उनसे पढ़कर अच्छा नॉलेज ले सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो यदि आपको पसंद आई हो, आपको लगा हो मैंने इस वीडियो में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। मैं इस वीडियो को लाइक का टारगेट 4000 रखता हूँ। ठीक है, 4K इसका लाइक का टारगेट रखता हूँ। चूँकि वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई है, कोई बात नहीं, लेकिन इसमें कंटेंट भी आपको काफ़ी ज़्यादा, काफ़ी अच्छा देने की कोशिश की है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, जो भी वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हैं या फिर UP टेट, CTET की तैयारी कर रहे हैं, जो भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए हेल्पफुल है। पेडागोजी सभी एग्जाम में पूछी जाती है। चैनल पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है दोस्तों, जल्दी हम पर्यावरण की क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। चूँकि आज मुझे भी पूरा दिन ही लग गया इस वीडियो को रिकॉर्ड करने में, चूँकि काफ़ी बड़ी वीडियो है, काफ़ी ज़्यादा कंटेंट है इस वीडियो में। मुझे भी इसको प्रिपेयर करने में समय लगा, फिर इसको की पॉइंट लिखने में, फिर रिकॉर्ड करने में। आप समझ सकते हैं मेहनत काफ़ी ज़्यादा लगती है। एक वीडियो आपको कहने का मात्र, लेकिन इससे पूरा दिन चला जाता है। तो आप मेहनत को यदि समझ पा रहे हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।